इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं, जो इस हुकूमत को जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, नुकसान करने वाले इदारे हैं, उस हवाले से एडवाइस भी कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, सरमाया मॉडल के हवाले से बड़ा इन्होंने वादा किया, प्राइवेटाइज कर पाए ना सरमाया मॉडल। अब कोई पेशरफ्त हुई है? 17 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में ये सरमाया पाकिस्तान के बारे में तो एक पूरा का पूरा जो है समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जा चुकी है और वो एक्टिवेट हो जाएगा अगले चंद हफ्तों में। और उसमें पहले कुछ कंपनियों को ऑन बोर्ड किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर वो कंपनियां होंगी जो सबसे ज़्यादा लॉसेस बना रही हैं, जिस तरह डिस्कोज़ हैं, तो उनको लाया जाएगा ताकि ये लॉसेस जो हैं ये कम हों। बाकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो तो अपना चल रही है, जिसमें RLNG के जो 2 प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में हैं। उस दिन मेरे ख्याल में मोहम्मद सुमर साहब ने ये कहा है कि वो प्रोसेस जारी है और इस साल ही फिस्कल ईयर में ख़त्म हो जाएगा। और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ ही रही है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी वजह से नीचे जो तोड़ फोड़ हो रही है वो हुई है और होगी भी सही। तो मेरे ख़्याल में इनको जो करना है, और जो मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर रोज़ ये ज़ोर दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो अवॉइड हो सकती हैं वो तो की जाएं। पहली चीज़ ये है कि जो इन्फ्लेशन जो है, जिस तरह सप्लाई की शॉर्ट हो जाती है, वीट हो गई, कभी शुगर हो गई, इन चीज़ों को तो बेटर प्लान किया जाए। तो वो तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे काफ़ी अपसेट भी हैं और इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो है कि सबसे निचला तबका जो हमारा है अवाम का, उस पर बहुत बोझ आ गया है। तो उसके ऊपर जो सोशल प्रोटेक्शन के हमारे प्रोग्राम्स हैं, एहसास का प्रोग्राम जिस तरह है, उसके ऊपर वो काफ़ी ये इनको ज़ोर दे रहे हैं कि भाई उसको एक्टिवेट करो, और अगर ज़्यादा पैसे चाहिए वो भी ले लो, लेकिन लोगों को कोई थोड़ी सी रिलीफ तो दो ना यार। तो वो मेरे ख्याल में ये 2 लेवल पे हो रहा है काम। अच्छा, मगर ये सरमाया मॉडल के तहत एक वेल्थ फंड बनाना था, प्राइवेट सेक्टर को से लोगों को लाना था, ना कोई लोग आए ना कोई वेल्थ फंड बना। क्या डेवलपमेंट हो रही है उस पर? हाँ, यही है। सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड जो है यही वही वेल्थ फंड है। इसी में जो है जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं और इसमें प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज़ भी आएंगी। तो वो ओवर अ पीरियड टाइम लॉस मेकिंग जो एंटरप्राइजेज़ उनको जो है रिफॉर्म किया जाएगा ताकि वो प्रॉफिटेबल हों और फिर बेच दी जाएं। और जो प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसमें OGDCL है, PPL है, नेशनल बैंक है, स्टेट लाइफ है, इनको और प्रॉफिटेबल किया जाएगा और वो एक किस्म से एंड अप एज अ वेल्थ फंड। तो ये वही कॉन्सेप्ट है और उसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, बिकॉज़ मेरे ख्याल में असद उमर साहब गए तो उसके बाद हफीज़ शेख साहब आए, और हफीज़ शेख साहब आते ही उनके पास IMF प्रोग्राम आ गया। और उस वक्त तो जो पहली प्रायोरिटी यही थी कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट कम करें, अदरवाइज डॉलर ही नहीं थे आपके पास। तो उसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, लेकिन इट्स ऑन ट्रैक। अब मुझे मालूम है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज उसकी समरी गई हुई है प्राइम मिनिस्टर के पास। अच्छा, मगर लोग कहाँ से आएंगे प्राइवेट सेक्टर से? हमने उस वक्त भी असद उमर साहब से कहा था कि जिस तरह नैब टारगेट कर रहा है लोगों को, तो प्राइवेट सेक्टर तो नहीं आएगा। नहीं आया। अब तो हुकूमत की वो गुडविल भी नहीं रही है 16-17 महीने बाद, और जिस तरीके से गुज़िश्ता हुकूमत के प्राइवेट सेक्टर के लोगों को टारगेट किया गया, आएगा कोई प्राइवेट सेक्टर से? नहीं, ये बड़ा चैलेंज है। और इसके बीच में इन्होंने जो अभी ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डाला है, तो वो एक इस सिम्त में एक सही कदम है। अदरवाइज़ जिस तरीके से पहले नैब बिहेव कर रही थी, तो अच्छे लोगों को लेके आना और इन कंपनियों को टर्न अराउंड कराना एक चैलेंज था। लेकिन अभी भी ये देखा जाएगा कि जैसे जब हम जाएंगे मार्केट के बीच में अच्छे लोग लाने के लिए, तो क्या वाकई लोग आना चाहेंगे। लेकिन अभी ये मैंने ये देख रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल में डॉक्टर इशरत हुसैन वगैरह ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कोई मेरे ख्याल में अप्रूवल ले रहे हैं, जिसके बीच में वो ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग भी आ सकते हैं, डुअल नेशनलिटीज़ वाले भी लोग आ सकते हैं,
और उन्होंने वसी कर दिया है इसका दायरा, और जिसमें उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव हेल्प के लिए आप जहाँ से मर्ज़ी लोग लेके आ जाएं, तो उससे कुछ मदद तो ज़रूर मिलेगी। मतलब और ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ फाइनेंस का भी इशू होगा। अब ज़ाहिर पहले असद उमर साहब थे, अब हफीज़ शेख साहब हैं, वो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। लगता नहीं है कि सरमाया मॉडल में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेगी सारे मामले के लिए। शाहजेब, ये इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मेरे ख्याल में हफीज़ शेख ही अभी इसको पुश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इसमें जो है लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ लाएँ और इसमें जो प्रॉफिट बनाने वाली वो भी एंटरप्राइजेज़ आएँ। आज क्या होता है, आज OGDCL और PPL जो है वो पैसे बना के डिविडेंड हुकूमत को ही देती है ना, और जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ जिसमें डिस्कोज हैं वो उनसे पैसे लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जो SPL में आ जाएंगी, तो SPL एक किस्म से सेल्फ फंडेड हो जाएगी। इस वक्त जो नेट जो लॉस जा रहा है वो 190-195 बिलियन का है लॉस एक किस्म से। तो चैलेंज तो ये SPL के लिए होगा कि पहले तो उस 190-95 को किस तरह बैलेंस किया जाए। तो फंडिंग का इशू नहीं होगा, बिकॉज OGDCL, PPL, आपकी ये नेशनल बैंक वगैरह, यहाँ से कैश फ्लोज आएंगी, और ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि ऑन देयर ओन जाके बाहर बोरो भी कर सकते हैं, बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। तो ये एक किस्म से, जिस तरह आप पहले वेल्थ फंड की बात कर रहे थे, तो इवेंचुअली होगा ये कि ये लोग अपनी इनकी परफॉर्मेंस, जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनकी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और वहाँ से भी कैश आएगा, और जो लॉसेस हैं उनको भी कम किया जाएगा, ताकि ये जो 190 अरब है, पहला तो हदफ ये होगा कि इसको ख़त्म किया जाए, और उसके बाद फिर इसमें सरप्लस पैदा किए जाए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 65 कंपनीज ऐसी हैं जो कि SPL में जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मगर अगर वो फंड नहीं बन सका अभी तक, ये इदारों के लिए भी कुछ बेहतर नहीं कर सके। स्टील मिल आज भी बंद पड़ी है, PIA के लॉसेस अब भी इंक्रीज हुए जा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये आज भी नहीं ला पाए हैं। अगर ये सरमाया फंड में डिले हो रहा था तो इदारों को ही बेहतर कर देते, वो काम भी इनसे नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? देखिए, प्रायोरिटी की बात थी शाहजेब। पहले जैसे आप सर मंडवाते ही ओले पड़ गए, जैसे इन्होंने हुकूमत ली तो उसके साथ ही ये पता चला कि यार तकरीबन 18 बिलियन तो शॉर्ट हैं डॉलर्स में, और इनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो आई थिंक पहले तो ये है कि इसको स्टेबलाइज़ किया जाए। पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो नंबर 1 प्रायोरिटी था, बाकी सबको उन्होंने कहा छोड़ो, जब तक ये अगर हमारे पास डॉलर ही ख़त्म हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, तो फिर क्या बात बनेगी। तो वो करते करते इनको देखा जाए तो अगर अप्रैल में हफीज़ शेख साहब ने संभाला है, और उससे पहले असद उमर साहब तो वो कोशिश करते रहे, लेकिन उस वक्त तो ये भी डिसीजन नहीं हुआ ना कि हम IMF के पास जाएंगे भी नहीं कि नहीं जाएंगे। तो अभी इसी 9 महीनों में या 10 महीनों में इन्होंने करंट अकाउंट को तो स्टेबल कर लिया है। अब उसके साथ अभी इस पे भी अब लग पड़े हैं, बिकॉज बाकी देखा जाए तो, अगर देखा जाए शाहजेब, तो 2 बड़े हमारे स्ट्रक्चर जो इश्यूज़ हैं बाकियों के अलावा। एक हमारा रेवेन्यू वाला FBR का, और एक हमारा ये SOEs हैं जो कि ब्लीड कर रही हैं हमें। तो इसीलिए इन दोनों को, और ये बहुत ही मुश्किल किस्म के इश्यूज़ हैं, बिकॉज पिछले 10, 15, 20 साल से आप देखा जाए, बल्कि आई वुड से मैं तो जब से मैंने ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो संभाला है, ये 2 हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहे हैं। हमारी टैक्स टू GDP रेशियो कभी 10, 11, 12 से ऊपर नहीं गई, और हमेशा ये जो 90s के से लेके अब तक ये हमारे जो हैं ये पब्लिक सेक्टर पैसे लूज़ कर रही है। तो ये मुश्किल इश्यूज़ हैं, बट ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब कह रहे थे अब हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अभी तक हुकूमत नाकाम हुई है, अब भी उम्मीद कम ही नज़र आती है।